विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या हैं, राजनीतिक दलों की कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन से उनके आवश्यक तत्व होते हैं, क्या राजनीतिक दलों के फंक्शंस यानी कार्य होते हैं। इन सब बिंदुओं में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम राजनीतिक दल क्या होते हैं या राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है, इसके संबंध में यदि हम बात करें तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है जिनके जो सिद्धांत या जो विचारधारा है वो एक समान होती है और जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं उसको हमें राजनीतिक दल की संज्ञा है वो प्रदान करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जो साधारणतया किसी बात पर एक समान होता है और जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं उसको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। मनुष्य है वो एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य की इस विवेकशीलता के कारण ही एक ही प्रकार की समस्याओं के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं वो किए जाते हैं। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता या समानता वो पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन प्राप्त करने का और अपनी नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इसी उद्देश्य को मद्देनज़र या दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उनको हम राजनीतिक दलों की संज्ञा देते हैं। राजनीतिक दल जो हैं उनको विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। यदि हम बर्क की बात करें, एडमंड बर्क की, तो एडमंड बर्क ने कहा है राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांतों के आधार पर जिस पर वे एक मत हों और अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं, उनको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो इसमें भी एडमंड बर्क ने बताने का प्रयास किया है कि लोगों का एक ऐसा समूह है जो सामान्यतया किसी सिद्धांतों पर एकमत होता है और जो सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता के सूत्र में बंधते हैं, उनको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनका नाम है गेटल। गेटल ने कहा है कि राजनीतिक दल जो है वो न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित को कहते हैं कि नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए और मतदान बल के प्रयोग के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का जो प्रयास करते हैं उनको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं वो हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने भी यही कहा है कि राजनीतिक दल जो हैं वो उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचारों के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हों, उनको हम राजनीतिक दल की संज्ञा देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि गिलक्राइस्ट ने भी ये कहा है कि नागरिकों का एक ऐसा संगठित समुदाय जो राजनीतिक रूप से समान विचारों के हों और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर जो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हों, उसको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं।
अगले जो हमारे महत्वपूर्ण विद्वान हैं मैकाइवर मैकाइवर भी कहते हैं कि राजनीतिक दल वो एक ऐसा समुदाय होता है जो किसी ऐसे सिद्धांतों या ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनना चाहता हो। तो कहने का अर्थ ये है कि मैकाइवर ने भी वही कहा है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समुदाय है जो सिद्धांतों पर एकमत होता है और संवैधानिक साधनों के माध्यम से सरकार प्राप्त करने का या सरकार का आधार बनने का प्रयास करता है, वो राजनीतिक दल कहलाता है। तो यदि हमें इन सारे या जो जितने भी विद्वान हैं इनका यदि हम विचारों को समझने का प्रयास करें तो हमें एक ही बात स्पष्ट इन विचारकों में दिखलाई देती है कि सभी की जो परिभाषाएं हैं उनका एक ही निष्कर्ष है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समुदाय होता है जिनके जिनके जो सिद्धांत हैं वो सामान्यतया एकमत होते हैं, सिद्धांतों की एकरूपता पाई जाती है और जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनको हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के यदि हम आवश्यक तत्वों की बात करें तो जिन विद्वानों ने राजनीतिक दलों की परिभाषा दी है जैसे एडमंड बर्क हैं, गेटेल हैं, गिलक्राइस्ट हैं, मैकाइवर है, उन्होंने जो राजनीतिक दलों की जो परिभाषाएं दी हैं उनके आधार पर इन दलों के कुछ आवश्यक तत्व हैं वो इस प्रकार हम बतला सकते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो होता है संगठन, यानी राजनीतिक दलों का जो प्रथम आवश्यक तत्व है वो ये है कि वे संगठित होने चाहिए। आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित नहीं होंगे उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल की संज्ञा है वो प्रदान नहीं की जाएगी। राजनीतिक दलों की शक्ति उनके संगठन के ऊपर निर्भर करती है और संगठन के आधार पर ही उनके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त कर अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न है वो किया जा सकता है। तो पहला जो तत्व है राजनीतिक दलों का वो है संगठन। संगठन के अभाव में हम राजनीतिक दल की संज्ञा है वो प्रदान नहीं कर सकते। तो पहला जो आवश्यक तत्व है राजनीतिक दलों का वो है संगठन। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी जितने भी उनके जो विचार हैं या जो सिद्धांत हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों का संगठित रूप से कार्य करना उसी समय तक संभव है जब तक कि राजनीतिक दल के सदस्य किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखते हों। मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता के अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर सकते। यदि कुछ व्यक्ति अपने किन्हीं विशेष स्वार्थों के आधार पर संगठन की स्थापना भी कर लेते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांतहीन संगठन को राजनीतिक दल न कहकर गुट ही कहा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि दूसरा जो तत्व है राजनीतिक दलों का वो है सिद्धांतों की एकरूपता। यदि कोई मान लीजिए संगठन या समुदाय है उसमें सिद्धांतों की एकरूपता नहीं है या कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थवश से यदि एकत्रित हो जाते हैं या कोई संगठन की स्थापना भी कर लेते हैं तो वो एक प्रकार से गुट बनकर रह जाता है। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि सिद्धांतों की एकरूपता है वो होनी चाहिए। तो दूसरा जो तत्व था वो है सामान्य सिद्धांतों की एकरूपता। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो संवैधानिक साधनों में विश्वास या आस्था। राजनीतिक दलों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपनी नीति या विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक साधनों या संवैधानिक जो मार्ग है उनका अनुसरण करें। मतदान और मतदान के निर्णय में उनका आवश्यक रूप से विश्वास हो। गुप्त उपाय या सशस्त्र क्रांति जैसे असंवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले संगठनों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें जर्मनी में नाजी दल या इटली में फांसी दल, तो ये विशुद्ध राजनीतिक दल न होकर एक प्रकार से क्रांतिकारी सैनिक संगठन थे क्योंकि इन्होंने संवैधानिक साधनों या जो संवैधानिक साधनों का जो मार्ग है उनको इन्होंने नहीं अपनाया। तो इस प्रकार तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है राजनीतिक दलों का वो है संवैधानिक साधनों में विश्वास। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो ये होता है कि मान लीजिए कोई भी राजनीतिक दल है तो उसका एक तत्व ये होता है कि उनका उद्देश्य है वो शासन प्राप्ति होता है या शासन पर प्रभुत्व स्थापित करने
की इच्छा होती है। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहेगा तो उसे हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। यदि कोई भी संगठन है वो शासन के बाहर रहकर कार्य करेगा तो उसको हम एक प्रकार से दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो है उसका जो चौथा आवश्यक तत्व है वो ये है कि एक ऐसा संगठित समुदाय जो सिद्धांतः एकमत हो और जो सुविधा करे, तो जो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करे, यानी शासन पर प्रभुत्व इच्छा हो, उसको ही हम राजनीतिक दल की संज्ञा प्रदान करते हैं। और पांचवा जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि राजनीतिक दल जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि वो किसी व्यक्तिगत हितों या फिर उनमें किसी जाति, धर्म या वर्ग हित की दृष्टि न होकर संपूर्ण राज्य के हित की दृष्टि से रहकर वो कार्य करते हैं। राष्ट्र हित उनके लिए प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है। बरक ने कहा है कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय है, उनको हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। तो उपयुक्त तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल की अपनी शब्दों में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के संबंध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय होते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और उनका उद्देश्य है वो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना होता है। अब यदि बात करें हमें कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, क्या उनकी भूमिका है, तो इसके संबंध में सबसे भूमिका है राजनीतिक या जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि ये जनमत का निर्माण करते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल और व्यापक होते हैं और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव उसे समझ पाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल जो होते हैं वो सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं तो जनता जो है वो इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय लेती है और लोकमत का निर्माण होता है। इसी प्रकार लॉर्ड ब्राइस है वो कहते हैं कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण, उसकी अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक अन्य स्थान पर लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं कि जिस प्रकार ज्वार भाटा है वो महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित रखता है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के, राष्ट्र के दिमाग को ताज़ा और तरंगित रखने का जो कार्य है वो करते हैं। तो राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो जनमत निर्माण करना या लोकमत निर्माण करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है राजनीतिक दलों का वो है चुनावों का संचालन करना। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या कम थी तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन अब व्यस्त मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल जो हैं वो अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी भरकम जो खर्च है वो भी इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होते तो आज का ये विशाल जो लोकतांत्रिक राज्य हैं उनमें निर्वाचन का संचालन है वो लगभग असंभव सा ही हो गया था। तो चुनाव के संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व स्पष्ट करते हुए फाइनर कहते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक हैं वो या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक जो यंत्र है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक दलों का वो है चुनावों का संचालन करना, यानी चुनाव लड़ना, अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े करना। तो चुनाव का संचालन करना राजनीतिक दलों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है सरकार का निर्माण करना। चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद में राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण करके शासन का संचालन करता है। और संसदात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसमें व्यवस्थापिका में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा, उसके प्रधान के द्वारा
मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है और शासन का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद जो है वो व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दलों के समर्थन के आधार पर ही शासन का संचालन करती है। इस प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक चाहे कैसी भी शासन प्रणाली हो, सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का रुख है वो अपनाया जा सकता है, जिसके कारण शासन व्यवस्था है वो संभव नहीं हो पाएगी। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस हैं वो ठीक ही लिखते हैं कि अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसा कि कंपनी के अभिज्ञ साझेदारों के मतों द्वारा रेल मार्गों का प्रबंध किया जाए अथवा किसी जहाज के यात्रियों के द्वारा जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक दल हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं। जिस पार्टी को जिस चाहे कैसी भी शासन प्रणाली हो, अध्यक्षात्मक हो चाहे संसदात्मक हो, जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो शासन का संचालन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है शासन सत्ता को मर्यादित करना, यानी शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि संख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक जो है दल है वो विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को मर्यादित या सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासक दल अधिनायकवादी रुख अपना सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो राजनीतिक दल हैं उनका जो सबसे है वो शासन सत्ता को मर्यादित करना है। मान लीजिए किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और वो पार्टी यानी सत्तारूढ़ जो दल है वो उसकी जो नीतियां हैं वो यदि कोई गलत तरीके से कार्य करता है या संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तो जो विपक्ष की पार्टी है या जो विपक्ष का जो दल है या जो शक्तिशाली विपक्ष है वो शासन सत्ता को मर्यादित रखता है और सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष रखता है। तो संगठित विरोधी दल जो है वो भी शासन सत्ता को मर्यादित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शासन सत्ता को मर्यादित करने का जो कार्य है वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, उनके द्वारा किया जाता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना, यानी सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जबकि शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें और यह सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव होता है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले अमेरिका की बात करें तो जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग होते हैं, वहाँ राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार संचालन संभव नहीं हो सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर करने का प्रयास किया है। तो राजनीतिक दल हैं वो सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, इसलिए वे प्रेस, प्लेटफार्म और अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं और उदासीनता मतदाता को भी सार्वजनिक जीवन का कुछ ज्ञान तो प्रदान कर ही देते हैं। लोवेल ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। मतदाताओं या जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। प्रजातंत्र का जो आधारभूत सिद्धांत है वो जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है
और इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य हैं वो किए जाते हैं। एक विचारक हैं मेरियम, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमेरिकन पार्टी सिस्टम में लिखा है कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना, उसकी आलोचना करना, राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यक्ति और सरकार के बीच में मध्यस्थता का कार्य करना। तो ये कुछ कार्य मेरियम ने अमेरिकन पार्टी सिस्टम जो है पुस्तक उसमें बतलाए हैं। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातंत्र शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत अनिवार्य है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक प्रसिद्ध विद्वान है ह्यूबर, उन्होंने लिखा है कि प्रजातंत्र ये यंत्र के चालन में राजनीतिक दल है वो तेल के तुल्य है। जिस प्रकार एक गाड़ी होती है वो बिना तेल के चल पाना संभव नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जो प्रजातंत्रीय यंत्र है उसमें राजनीतिक दल हैं वो तेल की भांति काम करते हैं। प्रजातंत्रीय यंत्र है वो तेल के अभाव में गति कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो जैसे चुनाव लड़ना, प्रशिक्षण प्रदान करना, लोकमत का निर्माण करना, जनता और सरकार के मध्य संपर्क स्थापित करना, ये सारे कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। आगे के वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।